दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। जीके जीएस सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के इस सेशन में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, 1899 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1852 ईस्वी और 1850 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ दोस्तों। तो पहले नंबर के इस प्रश्न में आप लोग जवाब अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ आपका इस पहले नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता के द्वारा। इसमें फिरोज शाह मेहता के अलावा और कौन कौन से लोग शामिल थे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के दौरान? तो फिरोज शाह मेहता तो थे ही, इसके अलावा थे आपके केटी तेलंग, और इसके अलावा एक आदमी और थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। नाम आपने सुना होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। इन तीनों लोगों के द्वारा, मतलब इन तीन ये महत्वपूर्ण प्रमुख नेता हैं, इन्हीं के जैसे नेताओं के द्वारा जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय राजनीति में अधिकारों की रक्षा करना। अधिकार जो थे भारतीय राजनीति की, उनमें जो अधिकार थे, उन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है ये 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट अगला सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मृत घाटी जिसको डेथ वैली कहते हैं, ये क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी को हम मून घाटी भी कहते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मृत घाटी या डेथ वैली जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों किस कारण से इसको जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है मृत घाटी को? तो ये मिला है इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण। डेथ वैली जिसको कि हम मृत्यु घाटी कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है अमेरिका में। कहाँ है ये आपका अमेरिका में पाया जाता है मृत घाटी। और मृत घाटी में जो है ये कहाँ पर है? ये एक रेगिस्तानी इलाका है। कैसा इलाका है? ये एक रेगिस्तानी इलाका है, जो कि आपका कैलिफोर्निया, आपने नाम सुना होगा। अभी जो आग लगा था अमेरिका में, उसमें कैलिफोर्निया जो शहर है वो भी पूरा तबाह हो गया था। तो कैलिफोर्निया और नेवादा ये दो जो जगह है, उसी के बीच में आपका ये मृत घाटी डेथ वैली पड़ता है अमेरिका में। और यह जो है पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। पृथ्वी के अगर बात की जाए तो पृथ्वी के जो सबसे गर्म स्थान जो होते हैं, सबसे गर्म स्थान जो पृथ्वी के हैं, उसमें इसका नाम आता है, इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण। यहाँ का जो तापमान है यह आपका लगभग 56 से लेकर के 57.7 डिग्री सेल्सियस तक जो है, इसका जो है 1913 का ये रिकॉर्ड है। 1913 ईस्वी तक इतना तापमान था इसका, 56 से लेकर 57.7 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय तो तापमान कितना जो है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम डेथ वैली कहते हैं, कि मृत घाटी कहते हैं। ये पूरी तरीके से रेगिस्तानी इलाका है और सबसे गर्म स्थान है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, हालांकि बहुत आसान प्रश्न है, कई बार दोस्तों ये आप लोग पढ़े भी होंगे। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है ज़्यादातर?
सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है दोस्तों जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है ये आपका पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। इसी वजह से जो है वो आपका सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, अंधेरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे। चौथा प्रश्न है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में यूरेनियम के भंडार के मामले में सबसे प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया होता है। इसके बाद कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आपका आता है कौन सा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का आपने नाम सुना होगा, कजाकिस्तान। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? कनाडा। नंबर 1 पे आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो है यूरेनियम सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा जो है पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसके बाद से कजाकिस्तान में, उसके बाद से कनाडा में। और यूरेनियम का मतलब क्या है कि बिजली का सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है यूरेनियम में, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे। पांचवा प्रश्न है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले ये एक ऐसी कछुआ की प्रजाति है जो एक तरीके से कहें तो विलुप्त हो रही है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ओलिव रिडले। तो दोस्तों ये आपका भीतर कणिका ओलिव रिडले जो है वो कछुए की एक मुख्य रूप से प्रजाति है, जो कहाँ पाया जाता है? ये उड़ीसा, भारत में उड़ीसा जो राज्य है, तो उड़ीसा का ही एक स्थान है आपका भीतरकनिका। और यहीं भीतरकनिका और गहीर माथा में, कहाँ पे आपने नाम सुना होगा? गहीर माथा। भीतरकनिका और गहीर माथा के समुद्र तटों पर जो है, समुद्री जो तट होते हैं, समुद्री तट, यहीं पर जो है ये ओलिव रिडले जो कछुआ होती हैं इनका प्रजनन होता है। इनका क्या होता है? इनका प्रजनन होता है। ये विश्व में समुद्री कछुओं की, विश्व में जो सभी समुद्री कछुए होते हैं उनकी सबसे छोटी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? सबसे छोटे जो कछुए होते हैं, सबसे छोटी प्रजाति है ये, सबसे छोटी प्रजाति है, कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है, कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है ओलिव रिडले। और ये उड़ीसा राज्य के भीतरकनिका और गहीर माथा समुद्री तट पर ये जो है ये प्रजनन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है किसका? अमेजन वर्षावन। अमेजन जो है, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह वैश्विक ऑक्सीजन उत्पादन में पूरे विश्व में जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान, पूरे वैश्विक स्तर पे जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान जो अमेजन वर्षावन का है। और बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं और O2 जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं,
तो ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े पैमाने पर जो है सोखता है, और विश्व में ऑक्सीजन देने का जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो अमेजन वर्षा वन जो वन है उसी का है। तो इसीलिए इसको जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आगे 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो है वह कौन पहुंचाता है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये आपका, जिसको हम इसको क्या कहते हैं, इसको CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह जो है ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में जा कर के ओजोन अणुओं, जो ओजोन के जो अणु होते हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है। उनको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन परत को पतला कर देता है। इसके कारण क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वह सीधे डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचती हैं। सीधे जब आपके जो सूर्य के प्रकाश होगा वो सीधे पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे पृथ्वी पर पहुंचेंगी। तो यही जो है आपका जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर मनुष्य के जो स्वास्थ्य हैं, मानव स्वास्थ्य पर इसका जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो नकारात्मक परिणाम होता है सूर्य के पराबैंगनी किरणों का। और यही जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या करता है, ये इसको सोख लेता है और क्या करता है, ओजोन के परत को पतला कर देता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? कमेंट करके अपना जवाब आप सभी लोग दें। एजी टांसले का नाम सभी लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो वाल्टर जी रोसेन भी कहेंगे, वाल्टर जी रोसेन। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है वो एजी टांसले को हम लोग जानते हैं, लेकिन वाल्टर जी रोसेन जो है वह आपका इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सबसे पहले यही बोले थे। जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले वाल्टर जी रोसेन किए थे, लेकिन इसकी संकल्पना की बात की गई है यहाँ पे। तो इसकी संकल्पना जो है वो एजी टांसले ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया को दर्शाया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना में। तो यहाँ पे आपका एजी टांसले करेक्ट हो जाएंगे। आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी और नदियां जो है वो कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? दोस्तों, पश्चिम की ओर अगर बात करेंगे तो आपका पश्चिम की ओर 1, 2, 3 नर्मदा, माही और ताप्ती। भारत में अधिकांश जो नदियां हैं वह पूरब दिशा में बहती हैं। कहाँ? पूरब दिशा की ओर बहती हैं। लेकिन उल्टा पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं कौन कौन नदियाँ? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आपका नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहता है, उल्टा बहता है, माही नदी और ताप्ती नदी। ये 3 जो नदियां हैं
इसके अलावा अगर बात करेंगे तो साबरमती, ये चूँकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं तो साबरमती जो नदी है वो अभी आपका पश्चिम की ओर बहता है। साबरमती और जारी नदी, 1 2 3 4 5, ये 5 नदियाँ ऐसी हैं जो क्या हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी नॉर्मली सारी नदियाँ जो हैं वो पूरब की तरफ बहती हैं। तो यहाँ पे पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों के बारे में पूछा गया है। नर्मदा, माही और ताप्ती, ये आपका पश्चिम का। महानदी कहाँ, महानदी किधर बहती है, तो पूरब में बहती है। तो यहाँ पे आपका 1 2 एवं 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 10वां प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह जो अभिक्रिया है यह कौन सी अभिक्रिया है? दोस्तों इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। इसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जब कोई अम्ल, यानी कि जब कोई अम्ल, जैसे कि आपका ये क्या है, HCl है और NaOH, HCl और NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका क्या है, सोडियम HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यह जब दोनों क्रिया करते हैं तो इसमें जो NaCl है, NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नमक कहते हैं NaCl को, और H2O बनता है। H2 जब अभिक्रिया होता है दोनों का, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक N, यहाँ पे एक N, यहाँ पे 2 Cl है, तो H2O जो है, H2O बनते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको कि उदासीनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उदासीनीकरण। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। चलिए नेक्स्ट आगे 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण इसमें से कौन सा नहीं की बात की गई है दोस्तों? तो अगर ऑक्सीकरण इसमें से जो पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो नहीं हो जाएगा इसमें आपका क्या, नहीं क्या हो जाएगा, भोजन का पचना। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है, कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागता है। तो इसमें दहन, अवक्षेपण और श्वसन, दहन, अवक्षेपण और क्षरण, दहन, अवक्षेपण और श्वसन जो है ये क्या है, ये आपका ऑक्सीकरण की श्रेणी में आते हैं। जबकि भोजन का जो पचना है, ये भोजन का जो पचना है यह किस में आता है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं, शरीर में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम, वह एंजाइम कार्य करते हैं। लेकिन ये जब एंजाइम इसमें काम करते हैं तो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें कोई ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। तो भोजन का जो पचना है यही आपका क्या है, आपका ऑक्सीकरण नहीं है। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक इसमें से कौन सा है? सुचालक की बात पूछी गई है, विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक। देखिए ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन आपने पढ़ा होगा C,
तो कार्बन का क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है, और इसमें जो होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, जिससे यह क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर बात किया जाए तो सल्फर, हीरा और कॉपर, ये विद्युत का सुचालक क्या होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट आपका करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है। रबर जो है वो निम्न में से किसका बहुलक की बात की जा रही है। तो रबर जो है वो किसका बहुलक है दोस्तों, रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रोपीन का बहुलक है। रबर का जो प्राकृतिक बहुलक होता है वो पॉली आइसोप्रोपीन, यहाँ पे आइसोप्रोपीन केवल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसके आगे पॉली भी जोड़ा जाना चाहिए। पॉली आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। इसमें आइसोप्रोपीन जो है इसके निर्माण का मुख्य घटक होता है। इसमें जो आइसोप्रोपीन है ये इसके निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है, लेकिन वास्तव में पॉली आइसोप्रोपीन जो है वो रबर का मुख्य बहुलक होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। आगे 14वां प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कौन सा। वास्तविक वस्तु का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, वास्तविक वस्तु का सीधा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा हो जाएगा। समतल और उत्तल, समतल और समतल और समतल और उत्तल, क्यों। देखिए, समतल दर्पण जो होता है जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, यह हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जैसा आप इसमें दिखाई देंगे वैसा ही आप शीशे में भी सामने भी दिखाई देंगे। तो समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है वो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वह एक, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स और कनकेव कन्वेक्स आपने पढ़ा होगा। तो अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं, कनकेव मिरर, आइए कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा तो बनाएगा लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और समतल दर्पण जो होता है वह हमेशा जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बनाएगा और सीधा बनाएगा। इसके अलावा जो आपका ये अवतल दर्पण होता है, ये अवतल कनकेव, ये क्या करता है, ये केवल कुछ स्थितियों में ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है, नहीं तो ज़्यादातर क्या करता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है ये अवतल दर्पण। यानी कि आप सामने अगर अवतल दर्पण में देखेंगे तो अगर आपके चेहरे पर कहीं कोई तिल है, तो अगर आपके चेहरे पर तिल दाहिने साइड में है तो शीशे में वो बाएं साइड में दिखाएगा। तो वो कौन सा लेंस है, अवतल दर्पण है। ये होता है, ये फर्क आप समझ गए। अवतल दर्पण में चीज़ें हमेशा उल्टा दिखती हैं, उत्तल दर्पण में चीज़ें सीधा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन छोटा बनेगा,
और समतल में सीधा भी बनेगा और जितना बड़ा पर वास्तविक जितना बड़ा वो वस्तु है उतना ही बड़ा दिखाएगा। तो तीनों दर्पण के बारे में आपने इसमें समझ लिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समतल व उत्तल। आगे 15वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत के जो चुंबक होते हैं उनको बनाने के लिए किस प्रकार का जो है छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमेशा क्या होता है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। नरम लोहा, नरम जो लोहे होते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात, जिसको इस्पात भी हम कह सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपका इस्पात भी सही हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टील। स्टील और नर्म लोहे जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। तो हमेशा विद्युत चुंबक बनाने के लिए स्टील या नरम लोहे सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र को अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं? घेरते हैं। इसीलिए हमेशा क्या होता है, विद्युत चुंबक बनाते समय हमेशा नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है और स्टील का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो नरम लोहे का इस्तेमाल होता है, उसके बाद इस्पात होता है। तो यहाँ पे नरम लोहा सबसे पहले सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं दोस्तों? तो यहां जो है यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, ये जो है चारों जो विधियां हैं ये क्या हैं? रवाकरण को इसको क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, एक तरीके से छानना। आसवन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आसवन का मतलब होता है डिस्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलाइजेशन। और ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन। छानने का मतलब क्या होता है? इसको रवा का मतलब होता है छानना। छानने का मतलब क्या होता है कि ठोस और तरल के मिश्रण को जब हम अलग करते हैं तो इसको फिल्टर करके अलग करते हैं। जैसे ठोस और द्रव, इसको जब अलग करेंगे तो छान करके अलग करेंगे। और अगर किसी चीज़ का डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें जो विभिन्न क्वथनांक वाले जो तरल पदार्थ होते हैं उनको केवल तरल पदार्थों को अलग किया जाता है, तो वो हम आसवन विधि द्वारा कर पाएंगे। अगर ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे तो ठोस को सीधे गैस में बदल कर, जैसे कि कपूर आपने देखा होगा, कपूर को अगर हम जलाते हैं तो सीधे वो जल करके क्या हो जाता है? गैस बन जाता है। तो ये क्या होता है? इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कौन सा मिश्रण पृथक्करण का विधिया है? तो यहाँ पे आपका इनमें से सभी जो है वो आपका राइट आंसर, निस्यंदन भी जो है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में जो मादा होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें किस प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि महिलाओं में मादा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उनका स्राव होता है। कैसे? एस्ट्रोजन जो है वह आपका महिलाओं के प्रजनन जो होता है, महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास और जो उनका मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म, उसको नियंत्रित करता है ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता करता है।
गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं गर्भावस्था में उस अवस्था में होती हैं तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हार्मोन इसको बनाता है। रिलैक्सिन क्या करता है, यह गर्भावस्था के दौरान जो श्रोणि की मांसपेशियां होती हैं, गर्भावस्था के दौरान जो श्रोणि की जो मांसपेशियां होती हैं उसको ढीला करने का काम करता है, उसको ढीला करने का काम करता है। तभी तो जो मतलब महिलाओं का जो गर्भावस्था का अवस्था होता है तो उसमें जो उनके पेट में जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो पेट जो फूलने का कारण होता है वो कैसे फूलता है, तो वो इसी रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स की वजह से जो है वो पेट मतलब बड़ा हो जाता है और उसमें बच्चे जो है वो उनके गर्भ में उनका विकास होता है। तो ये तीनों जो हैं मनुष्य में मादा जनन अंगों में हार्मोन का स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा क्या है, अमीबा में भोजन का जो अंतःग्रहण होता है वह किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये इनका होता है कूटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का जो होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है, क्योंकि अमीबा में क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन को, किस प्रक्रिया के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, फैगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया की वजह से क्या ये भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें जो भोजन होती है वो भोजन को झिल्ली के द्वारा घेर करके जो उनमें फूड वैक्यूल जिसको वैक्सीन है, फूड वैक्यूल जिसको हम एक तरीके से हिंदी में कहते हैं खाद्य रिक्तिका, उसमें ये जो है भोजन बनती है। और अमीबा के शरीर पर कोई अस्थाई जो है वो मुख नहीं होता है, वह कोशिकी मुंह के द्वारा, एक तरीके से अगर बात करें तो कोशिकी मुंह के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों आंसर आपका सही होगा, कोशिकी मुंह और कूटपाद। तो ज़्यादातर जो आंसर सही होगा दोस्तों वो यहाँ पे आपका कूटपाद होगा। बाकी कोशिका में कोई मुंह, इसमें अमीबा में कोई मुंह नहीं होता, तो ये कोशिकी मुंह के द्वारा ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जिसको हम इसको क्या कहते हैं, कोशिकी मुंह को हम कहते हैं साइटोसोम कोशिकी मुंह। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। बहुत सिंपल प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक कौन सा है, पढ़े होंगे आप लोग। ऊर्जा का मात्रक कौन सा है, जूल जो है वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। और ये किस पद्धति में है, एसआई पद्धति में। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक जो है वो जूल होता है। अर्घ में अगर इसको करेंगे, अर्घ क्या है, अर्घ में क्या होता है, अर्घ एक छोटी ऊर्जा की इकाई होती है और इसमें 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है आपका 10⁻7 अर्घ। और न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन यह विशेष रूप से कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पे एसआई पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। 20वां प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का प्रबंध किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 का ख। संविधान के भाग 9 के ख में संविधान के 97वें संशोधन 2011 में भाग 9 के ख को जोड़ा गया था। इसमें सहकारी समितियों के गठन
उनके अधिकार, उनके अधिकार, उनका गठन और उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्यप्रणाली, इन सब चीज़ों का जो है वो गठन किया गया था सहकारी समिति के भाग 9 के ख में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। दूसरा है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अब इसमें कौन सा जो है विकल्प आपका सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगर बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। इसमें केवल 2 इसलिए सही होगा, क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है वो 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? 6 प्रकार की रीट जारी करता है। तो यहीं पे ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है वो 5 ही प्रकार के रीट दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। और दूसरा कथन सही इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय ये दोनों जो है वो रीट जारी करते हैं। लेकिन कितने रीट जारी करते हैं? हाई कोर्ट, HC और SC यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है वो 5 ही प्रकार के रीट जारी करते हैं। आगे 22वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया था? ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा, तो ये दोस्तों किसको दिया गया था? डॉक्टर जान मथाई। यहाँ पे आप डॉक्टर जान मथाई को ट्रिक लगाइए, बाकी मैं व्याख्या करता हूँ इसका। दरअसल क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का प्रभार जो है वो दिया गया था शरणमुख शेट्टी को, शरणमुख शेट्टी यानी कि RK शेट्टी। लेकिन उस समय जो है वो कुछ ही समय के लिए हुए थे, तो इसलिए उनको माना नहीं गया। लेकिन हालांकि RK शेट्टी जो है, RK शेट्टी यह मुख्य रूप से भारत के पहले वित्त मंत्री हुए थे। क्या हुए थे? ये RK शेट्टी पहले वित्त मंत्री बने थे। इसलिए क्या हुआ कि रेलवे का जो प्रभार है, रेलवे और परिवहन का प्रभार, ये इनको दिया तो सबसे पहले इन्हीं को गया था, लेकिन वित्त मंत्री होने के नाते ये इसको नहीं लिए। तो सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ, भारत के दूसरे वित्त मंत्री बने थे ये डॉक्टर जान मथाई, और उसके बाद इन्होंने रेलवे का कार्यकाल संभाला था। तो अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा, तो डॉक्टर जान मथाई आपके करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांत
अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। देखिए, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। देखिए, नीति निर्देशक जिसको कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग किस में आता है? भाग 4 में आता है। किसमें? भाग 4 में आता है। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है, जो कि मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनके अंतर्गत आता है, न कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? तो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वह सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल कौन नहीं था? नहीं है। कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे दोस्तों अवध एक ऐसा राज्य था जो शामिल नहीं था, क्योंकि देखिए व्यापकगत सिद्धांत जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकगत सिद्धांत जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत के तहत ब्रिटिश सरकार ने उन राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया था जिनके शासकों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था। इस सिद्धांत के द्वारा सतारा, झांसी और बघाट, इन तीनों को, सतारा को लिया था किस सन में? सतारा को लिया था आपका 1848 ईस्वी में, झांसी को लिया था 1854 ईस्वी में, और ये बघाट जो है इसको, ये कहाँ है? ये नागपुर में है। तो इसको लिया था 1853 ईस्वी में। इन तीनों, सतारा, बघाट और झांसी, इन तीनों को जो है उत्तराधिकारी, पुरुष उत्तराधिकारी न होने के कारण जो ब्रिटिश शासन है वो अपने में शामिल कर लिया था। लेकिन अवध जो है, अवध को इस सिद्धांत के तहत नहीं, यानी कि अवध को जो है वह व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि किस वजह से शामिल किया गया था? तो इसको जो है वो 1856 ईस्वी में इसका जो अधिग्रहण किया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने, वह प्रशासनिक क्या दिखाया था कि यहाँ जो है वह प्रशासनिक अयोग्यता है। अवध को प्रशासनिक अयोग्यता बता करके, यानी कि मिस गवर्नेंस के आधार पर ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। तो अगर पूछा जाए आपसे कि अवध को किस कारण से ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था, तो मिस गवर्नेंस, प्रशासनिक अयोग्यता की वजह से। और बाकी इन तीनों लोगों को, सतारा को और नागपुर को और झांसी को, तो इन तीनों लोगों को शामिल किया गया था, शामिल कर लिया था ब्रिटिश शासन ने अपने में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं थे। चलिए आगे 25वां प्रश्न है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम
कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1929। देखिए, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के तहत जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट है, क्या है? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिएंट एक्ट 1929। इसको शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, इसी को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को। इसमें हरविलास शारदा, इसमें कौन थी, क्या नाम था शारदा का पूरा नाम? शारदा का पूरा नाम क्या था? हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा की अध्यक्षता में इस कानून को पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था कि लड़कों की जो उम्र है, लड़कों की जो न्यूनतम उम्र है वह कितना किया गया था? 18 वर्ष। और लड़कियों की जो न्यूनतम उम्र है वह कितना किया गया था? न्यूनतम उम्र, लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष की गई थी शारदा अधिनियम के द्वारा। हालांकि बाद में जब इसमें संशोधन किया गया तो क्या हुआ कि लड़कियों का कर दिया गया 18 वर्ष, लड़कियों का कर दिया गया 18 वर्ष और 21 वर्ष हो गया आपका लड़कों का। लड़कों का बाद में हो गया 21 वर्ष और लड़कियों का बाद में हो गया 18 वर्ष। लेकिन जब हरविलास शारदा का अधिनियम बना था 1929 में, तो उसमें जो है लड़कियों का उम्र था न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। ये ध्यान में रखिएगा, 1929 में बना था। आगे 26वां प्रश्न है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हुआ था किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती भारतीय किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सब मतलब उनमें सब जो किसान आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और 1936 में कब हुआ था ये? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई और उन्होंने किसानों की शिक्षा, किसके लिए? किसानों की शिक्षा के लिए, किसानों की शिक्षा और संगठन, किसानों का संगठन भी हो और उनका शिक्षा भी हो, इसी को दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है वो किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है एनजी रंगा ने भी साथ दिया था। एनजी रंगा ने, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका 60% जो है इनका योगदान था और एनजी रंगा का 40% योगदान था। तो जो जिनका अधिक होता है उन्हीं को नाम लेते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। और बाकी एनजी रंगा ने भी इसमें समर्थन दिया था, मतलब साथ दिया था इसको बनाने में, स्कूल को बनाने में, स्कूल की स्थापना करने में। आगे 27वां प्रश्न है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन की नीति किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन मिरर जो समाचार पत्र है इसका संपादन किनके द्वारा किया जाता है? संपादन किसके द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इनका नाम दिया जाता है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन इन्होंने किया। लेकिन अगर बात करेंगे सबसे पहले तो शिशिर कुमार घोष जो हैं, शिशिर कुमार घोष, इन्होंने इंडियन मिरर का
इंडियन मिरर एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसकी स्थापना और संपादन में शिशिर कुमार घोष का भी समर्थन था, और यह पत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने का कार्य करता था। इसमें कि देवेंद्र नाथ टैगोर का जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान था, तो इसमें जिसका योगदान सबसे ज़्यादा रहेगा उन्हीं का नाम लिया जाएगा। बाकी इससे जुड़े हुए शिशिर कुमार घोष भी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे 28वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था दोस्तों? तो यहाँ अस्वीकार की बात की गई है। लाहौर अधिवेशन। मार्ले मिंटो सुधार का आपने नाम सुना होगा। मार्ले मिंटो सुधार जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के ही तहत पृथक निर्वाचन पद्धति जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, क्या सेपरेट इलेक्शन, एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। और इसमें मुस्लिमों को अलग मतदाता सूची दी गई थी जिससे कि वे केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। कांग्रेस ने 1909 के लाहौर अधिवेशन में इसका विरोध किया था लेकिन इसे लागू किया। तो ये 1909 के लाहौर अधिवेशन में इसको अस्वीकार किया गया था लेकिन लागू भी किया गया था। चलिए आगे 29वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये हुआ था आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान की मांग को बलपूर्वक मनाना, यानी कि पाकिस्तान को जबरन जिसको हम बोलते हैं बलपूर्वक मनाने की बात की गई। और इस दिन कोलकाता में बहुत ही भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, जिन्हें इसी को क्या कहा गया? कोलकाता में जो भीषण सांप्रदायिक दंगे हुआ था इसको हम कहते हैं ग्रेट कलकत्ता किलिंग। ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है इसी को। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एकदम तबाही मचाते हुए बोला कि नहीं, पाकिस्तान एक नया देश बनना ही चाहिए। तो ये आपका 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा ये काम किया गया, जिसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान एक अलग देश बना। अगला 30वां और आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में गलत कथन है। तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वह गोरखपुर के पास ही हुआ था। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप लोग भी बताते रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया नहीं, यही गलत होगा। क्योंकि देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए हंटर समिति बनाई गई थी, बिल्कुल। इसके अलावा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा भी दिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नहीं किया था। उन्होंने किया था
गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था चंपारण में 1917 में उन्होंने जो है सबसे पहला सफल जो है अपना वो प्रयोग किया था सत्याग्रह का। तो चंपारण वाला जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले 1917 में सफल हो चुका था। 1919 में जो है ऐसा कहीं कुछ मामला नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही जो है आपका सही नहीं है इस कथन में। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने जीके और जीएस सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जो कि आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप सुपर टैट की तैयारी करते हों या फिर सीटेट की तैयारी करते हों या फिर आप किसी भी प्रकार की तैयारी करते हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी हो या आरओ एआरओ, तो सभी में आपका जो है ये वीडियो काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।